दानिश कैडर में भी 3-4 यूनियन टेरिटरी आती हैं, दमन दीव और अन्य। अब दानिश कैडर के एक अधिकारी की जरूरत यदि अंडमान में या दमन दीव में भी होगी और दिल्ली का मुख्यमंत्री यह तय करेगा, तो क्या यह संवैधानिक दृष्टि से उचित है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह विषय रखा है वो पूरी तरीके से उचित है। अब दुरुपयोग की बात में मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इनकी वार्षिक मंशा क्या थी। दिल्ली में एक जनरल फाइनेंशियल रूल 2019 है जो ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से अधिक का अगर किसी भी प्रकार का व्यय होगा तो वह मंत्री की शक्ति से बाहर होगा और वह एलजी के पास जाएगा। महोदय, इनके मुख्यमंत्री जी का जो मकान या वजीर आला का अजीमुशान महल बनाने के लिए जो बिल बने साहब, वो पूरे उसके एक साथ नहीं बने। 10 करोड़ से कम के 8.5, 8, 7.5, 9 करोड़ रुपए के डिफरेंट बिल बने। और एक मद ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारियों के लिए, महोदय जानते कितने का बिल बना? 9.99 करोड़, यानी 0.01 से कैसे बचा जा सकता है कि टेंडर न करना पड़े, मन मुताबिक खर्चे कर लिए जाएं। यह दर्शाता है कि नियमों के प्रति और ब्यूरोक्रेटिक नियमों के प्रति इनके मन में क्या आस्था है। और इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो के लिए तो वृक्ष काटने की परमिशन वर्षों तक नहीं मिलती थी, मगर मुख्यमंत्री आवास के लिए वृक्ष काटने की परमिशन उनको मिल जाती थी। अब इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक नैतिकता सैद्धांतिकता का सवाल उठाया जाता है, तो मैं कोट करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका वो आलीशान शीश महल बना हुआ है, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को शीला दीक्षित जी के विषय में लिखा था ट्वीट, और उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हैं, मैंने तो सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं, कौन भरता है इस एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं, मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तो कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान घर में कैसे रह सकता है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, केजरीवाल जी का कलेजा कापा हो या ना कापा हो, रूह कापी हो ना कापी हो, रूह है क्या है, किसकी रूह है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी जहां भी होंगे उनकी रूह को बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जब उनके ऊपर ऐसी बातें करने वालों के साथ वो सारे लोग आज आकर खड़े हुए होंगे। वैसे महोदय, उनके घर में 10 एसी थे, यहां तो 15 टॉयलेट भी हैं। और इतना ही नहीं, 1-1 करोड़ रुपए के पर्दे भी लगे हुए हैं, और 1 करोड़ रुपए के पर्दे का एस्टीमेट है। और इतना ही नहीं, अब सुनिए, उनके सामने एक दूसरी समस्या हो गई है कि अभी तक जो बातें चल रही थी, अब उनके सामने यह समस्या है कि उन चीजों को कैसे छुपाएं। देखिए, मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि अब उनकी फितरत जग जाहिर हो चुकी है। तो आज आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। अब इस घर को सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। और यहां पर इसके बाद मैं कटाक्ष के बाद एक बात करुणा के साथ कहना चाहता हूं कि अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई वो पार्टी जो एक कमरे के मकान में रहते थे, और उससे निकली हुई पार्टी आज सैकड़ों करोड़ के आलीशान मकान में रहती हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता और जिन जिन लोगों ने उस आंदोलन का समर्थन किया उनके ऊपर भी एक आघात है। और साथ ही साथ ये एक बात का और भी संकेत देता है, फूड फॉर थॉट है देश के लोगों के लिए, कि एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कई बार बड़े विचित्र परिणाम भी देती है। अब किसी नए नवेले प्रयोग को आजमाने का वक्त नहीं है, बल्कि आजमाए हुए मोदी जी के नेतृत्व को चमकाने का वक्त है। और बहुत से लोग ये कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न उठाते हैं कि अध्यादेश क्यों लाया गया। अध्यादेश के लाने का तात्कालिक कारण मैंने बता दिया, और वैसे मैं अपने विपक्ष के लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं कि इन लोगों ने कितनी बार अध्यादेश लाए हैं। नेहरू जी की सरकार में 70 बार, इंदिरा जी के जमाने में 77 बार, राजीव जी के समय में 35 बार, नरसिम्हा राव जी के समय में 77 बार, मनमोहन सिंह जी के समय में 61 बार, और जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बनी थी भाजपा विरोध में, उसमें 1.5 साल में 77 बार। तो मुझे लगता है अध्यादेश का विषय उठाने से पहले इस अंक गणित को भी देख लेना चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं उनके लिए, ये तो वो लोग हैं सभापति महोदय जिनकी संविधान में क्या आस्था है। इन्होंने संसद के द्वारा पारित सीए कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया।
यह संविधान का सम्मान है। और वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। नागरिकता का विषय तो पूर्ण राज्य का भी विषय नहीं हो सकता, और तो उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पारित कर दिया। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जिस प्रकार के कार्य करते हैं उनका संविधान में कोई आस्था नहीं है। और अभिषेक मनु सिंघवी जी अभी कह रहे थे इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, आफ्टर दी 72nd एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देयर आर 3 tier ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक म्युनिसिपल और जिला पंचायत, एक स्टेट और एक सेंटर। तो मान्यवर, ये तो राजीव गांधी जी लाए थे। तो आपके मन में ना ऊपर वाली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए सम्मान है, ना नीचे वाली, क्योंकि चंद महीने पहले तक तो ये एमसीडी से भी लड़ते थे और दिल्ली से भी लड़ते थे। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करें तो मेरे विचार से तीनों गवर्नमेंट की बात होनी चाहिए, और केंद्र सरकार के संबंध में केंद्र से अधिक संवैधानिक शक्ति इलेक्टेड गवर्नमेंट में इस विषय के ऊपर किसी और की नहीं हो सकती। और मैं एक और बात वेदना के साथ कहना चाहूंगा, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड पर भी संवैधानिकता की बात करते हैं, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसकी पूर्व संध्या पे प्रदर्शन किया था। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जिस समय इमरजेंसी लगी थी तब भी हमने कभी 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। तो वो लोग जब संवैधानिकता की दुहाई देते हैं तो बहुत आश्चर्य लगता है। और जब बार बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि फुल स्टेट नहीं है महोदय, मगर ये फुल स्टेट से भी संतुष्ट होने वाले नहीं है।